नमस्कार, गुड आफ्टरनून गाइस। रेनबो ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कार्तिकेय व्यास, आपका अपना हिस्ट्री का टीचर, जो आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के यूरोप में राष्ट्रवाद के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर पहले की अपन बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि फ्रांस के अंदर एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे मिस्टर फ्रेडरिक सॉर्यू। उन फ्रेडरिक सॉर्यू ने 1848 में अपनी एक प्रसिद्ध एक चित्र की श्रृंखला बनाई थी, एक पेंटिंग की श्रृंखला बनाई थी। उस पेंटिंग की श्रृंखला के अंदर उन्होंने एक चित्र बनाया था, जिस चित्र में हमने देखा है कि एक मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति के सामने और उस मूर्ति को फॉलो करते करते कई राष्ट्रों के कई लोगों की एक कतार चलती आ रही थी। उस कतार को देखने के लिए जो ऊपर से देवता और फरिश्ते भी वहां पर मौजूद थे और ऊपर से वहां पर पुष्प की वर्षा उन पर कर रहे थे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो मूर्ति थी वो किसकी थी। वो मूर्ति थी स्वतंत्रता की देवी की। उस स्वतंत्रता की देवी मतलब कि उन लोगों ने स्वतंत्रता को एक देवी का रूप दिया है, एक स्त्री का रूप दिया है। तो कुल मिलाकर अपन ये भी कह सकते हैं कि जो वहां के लोग थे वो मात्र सतात्मक या स्त्री सतात्मक लोग थे। ठीक है, एक पॉइंट अपना ऐसे यहां पर क्लियर हुआ। फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि सेकंड, जो कतार में जो लोग थे, जो विभिन्न राष्ट्रों के लोग थे, यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों के लोग थे, इसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले वहां पर कौन पहुंचा। अपने लास्ट क्लास में बात की ना कि पहले कौन पहुंचा, उसके बाद में कौन पहुंचा, फिर उसके बाद में कौन पहुंचा। तो ये सब अपन ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है आपने और अच्छे से नहीं समझा है तो आपको पहली वाली जो क्लास है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आज अपन देख रहे हैं कि फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का जो विचार है, उस फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के विचार के मेनली कॉजेज, मेनली जो कारण है वो क्या थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली जो स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही शुरू हुई थी। सबको पता है कि भाई राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति। आज अगर राष्ट्रवाद की अपन लोग बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की बात करने के अंदर हम ये देखते हैं कि पहली उसकी अभिव्यक्ति, अगर आप कोई चीज सोचोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग के अंदर जो अभिव्यक्ति, आप जो किसी दूसरे को ये बात बताओगे तो फर्स्ट टाइम की वो अभिव्यक्ति कब होगी, 1789 के अंदर। तो वो एट प्रेजेंट उसी टाइम के अंदर आपकी होगी। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे को भूख लगी है, ठीक है, तो भूख लगी है, मेरे अंदर क्या भूख जागृत हुई है, तो मैंने अभिव्यक्ति अपनी की। जिस समय मेरे को भूख लगी है उसी समय मैं इस चीज की अभिव्यक्ति किसी के सामने या मैं अपनी मम्मी के सामने करूंगा। वैसे कि वैसे राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति थी वो 1789 जिस समय शुरुआत हुई थी उस समय ही उन्होंने की थी और फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही हुई थी। क्रांति तब होती है जब देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना एकदम से जागरूक हो जाए। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की भावना इन लोगों में जागरूक हुई। जैसे जागृत हुई राष्ट्रवाद की भावना और यहां पर क्या हो गई, क्रांति हो गई। ठीक है, फिर देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम। क्या करें कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान, मतलब कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी है वो अपने फ्रांसीसी लोगों के बीच में उनकी सामूहिक पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए थे। ठीक है, उनको साथ में लेने की बात गई थी। ठीक है, और उनको मतलब कि अपने साथ हर चीज में शरीक करने की उन्होंने बात की थी, ताकि उनकी भी पहचान जैसे पहले दूसरे जैसे कुलीन वर्गों की जैसे पहचान थी, मध्यम वर्ग तो था ही नहीं, कुलीन वर्ग और चर की जैसे पहचान थी, वैसे कि वैसे वे भी इनकी पहचान बनाना चाहते थे। फिर ये क्या कह रहे हैं, देखो अगला ये कह रहे हैं कि ला पैट्री और ली सिटियोन के विचार। ला पैट्री और ली सिटियोन के विचार का क्या मतलब होता है। ला पैट्री मतलब पितृभूमि, कौन सी,
पितृभूमि मतलब कि पिता की भूमि, ठीक है, देश को पिता का दर्जा दे रहे हैं, कुल मिलाकर अपने को ये बात बता रहे हैं, ठीक है। और ला सिटियोन, सिटियोन, सिटियोन आपको पता है कि क्या है, फ्रांसीसी शब्द था, एक यूरोपियन फ्रांसीसी शब्द था, तो इसी फ्रांसीसी शब्द से नाम उपजता है सिटीजन, सिटीजन, और यही सिटीजन और सिटियोन क्या होगा आगे जाके हिंदी के अंदर इसका क्या होता है, नागरिक, नागरिक, ठीक है। तो ला सिटियोन आदि के विचार भी इनके अंदर जागरूकता होने लगी। अब आपको पता है कि अगर देश के अंदर हम देश को माँ या बाप का दर्जा देना शुरू करते हैं तो देश के प्रति अपना जो सम्मान है वो बढ़ जाता है। अब बढ़ेगा कैसे, जैसे हम कहते हैं भारत मेरा देश है, भारत माता की जय, ठीक है, तो भारत माता की जय अपन बोल रहे हैं, तो भारत माता अपन उसके पीछे क्या लगा रहे हैं, देश के पीछे मां शब्द, मां शब्द को अपन उसके पीछे जोड़ रहे हैं, तो मातृ वतन हो जाता है अपना, ठीक है। तो वैसे का वैसे इसमें क्या है, लाभ फैक्ट्री, देश के प्रति उन्होंने लाभ फैक्ट्री, पितृभूमि की उन्होंने अपनी सोच बताई है और ली सिटियोन के विचार इन्होंने बनाए, ठीक है। तब इन्हीं के साथ साथ अब उन्होंने क्या किया कि अपना जो मेन हेडिंग थी फ्रांसीसी और राष्ट्रवाद, राष्ट्र का विचार, तो इन्हीं राष्ट्र के विचारों के अंदर अगला कदम उठाया है नया फ्रांसीसी झंडा, नया फ्रांसीसी झंडा। अब नया फ्रांसीसी झंडा बनाया तो ट्राई कलर का फ्लैग था, मतलब कि तिरंगा था उनका, ठीक है, लाल, सफेद और नीला, ये तीन मतलब कि जो कलर थे उससे मिलके इनका एक नया फ्रांसीसी झंडा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, क्रांतिकारी तिरंगा कह सकते हैं इनका, ठीक है। ये उसी के समय या फ्रांसीसी क्रांति के समय बनाया हुआ था, ठीक है, और क्रांति के समय इसी झंडे का इस्तेमाल किया था, अपन ने देखा था, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि स्टेट जनरल को चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। स्टेट जनरल का मतलब क्या होता है, स्टेट जनरल, स्टेट जनरल मतलब कि ये इनकी संसद की बात कर रहा है, जो पहले संसद थी उसका नाम स्टेट जनरल था, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप खुद जानते हो कि भाई जब डेमोक्रेसी या क्रांति से पहले यहां पर क्या था, राजतंत्र था, मोनार्की सिस्टम चलता था, तो उसी मोनार्की सिस्टम को हटाने के लिए यहां पर क्या है कि स्टेट जनरल, जिसके अंदर कुछ सदस्य थे जो राजा की बात मानते थे और राजा जैसे कहता था वो वैसे वैसे अपने उसका सही या गलत का जो भी है फैसला वो सुनाते थे। अब क्या है कि जैसे क्रांति के बाद में क्या है, एक चुनी हुई सरकार, एक चुनी हुई निर्वाचित सरकार सबको चाहिए थी, जिसके अंदर सभी को क्या है, समान हक प्राप्त हो, और दूसरा कह रहा है कि एक संविधान का निर्माण हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि पूरा देश चल सके। संविधान क्या होती है, एक रूल बुक होती है जिसके अकॉर्डिंग पूरे देश को चलना पड़ता है, उसके अंदर कानून, ठीक है, उसके अंदर सारी विधियां जो भी है वो सब उसके अंदर दर्ज होती है। तो सबसे बड़ा क्या होता है देश के अंदर, संविधान होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि स्टेट जनरल, इस स्टेट जनरल को तो चुना गया, स्टेट्स मतलब कि उनको, मतलब जो संसद थी उसको चुना गया और उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली, मतलब कि राष्ट्रीय संसद उसका नाम चुन लिया गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो मेंबर्स क्या होंगे, राजा का जो चुनाव है या राजा जो भी फैसला लेगा उसको सही या गलत बताना, ठीक है, या उसके ऊपर विचार विमर्श करना, ये सब काम स्टेट जनरल करता है। जैसे आप देखो अभी जैसे नरेंद्र मोदी क्या है और राष्ट्रपति क्या है, आपको पता है मेनली जो राष्ट्रपति होता है अपना, ठीक है, वो राष्ट्र का क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा होती है, ठीक है। अगर अपन लिखित बात में देखना तो राष्ट्रपति के पास क्या होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है, ये सिर्फ लिखित में होती है, बट ऐसे पावर सबसे ज्यादा किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। तो जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या है, देश का राजा या देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, उसी तरह उस समय राजा देश का प्रथम नागरिक और सबसे पावरफुल आदमी था। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री परिषद को पूछ के फैसले या नई नई जो नीतियां या नए जो कानून बनाने होता है उस पर हस्ताक्षर करता है, वैसे के वैसे इस समय भी यही बात उन्होंने लागू करने की सोच ली गई, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, नया एक जो विचार है कि नई स्तुतियां रची गई और
शपथ ली गई। नई स्तुतियां, क्या मतलब भाई नई स्तुतियां? नई स्तुतियों का मतलब यह है कि भाई नए, जैसे अपने कहते हैं ना राष्ट्रगान हो गए, ठीक है, राष्ट्रीय गीत हो गए, ठीक है, तो ये नई स्तुतियां इस समय रची गई भाई, अपने अपने राष्ट्र गानों को बनाया गया, राष्ट्र गीतों को बनाया गया, क्योंकि ये राष्ट्र की भावना का एक बहुत ही अच्छा विचार है। जैसे अपन देखते हैं अपना भी राष्ट्र गान है, ठीक है, अपना भी राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, ठीक है, तो ये सब क्या है कि अपनी स्तुतियां है। उस समय क्या था, जैसे क्रांति हुई थी, उस क्रांति के अंदर ला पैट्रिक की जैसे सोच चल रही थी, तो पिता का, अपने देश को पिता मानते हुए अपने पिता के रूप में, या किसी स्त्री के संबंध में अपने देश को माना गया कि भाई हमारी जो स्वतंत्रता की देवी है, देवता नहीं देवी है, तो उस देवी के लिए हम क्या करें, एक स्तुति बनाना चाहेंगे उनके सम्मान के अंदर, ठीक है। तो इसलिए वहां पर क्या है, अपने राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत जो भी है, उन्हें नई नई स्तुतियां रची गई और शपथ ली गई कि भाई हम अपने देश को क्या है कि इस खराब जो राजतंत्र की जो व्यवस्था है इससे मुक्त कराएंगे, सभी लोगों को समान अधिकार दिलाएंगे, जो भी भाई निरंकुश शासक है उन निरंकुश शासकों से हम अपने देश को निजात दिलाएंगे, जितनी भी निरंकुश शक्तियां हैं उनको अपने देश से निकालेंगे, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली। केंद्रीकृत मतलब कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उन्होंने रखी थी। जैसा कि आप समझते हो कि जो राजा है या जो सरकार है, उस सरकार ने क्या किया, अपना जो प्रशासनिक ढांचा था उसकी पावर केंद्र के अंदर रखी, और उस केंद्र से क्या है वो धीरे 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 निकलती गई, ठीक है। और उससे क्या है कि पूरी प्रणाली उन्होंने बना दी। मतलब जैसे आप इसके माध्यम से देखो कि ये एक आईएएस अधिकारी, जिसको अपन कहते हैं कलेक्टर कहते हैं, ठीक है, इस कलेक्टर के अंतर्गत एसडीएम आ गया, ठीक है। इस एसडीएम के बाद के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो रीडर टू कलेक्टर्स होते हैं, यूडीसी होते हैं, एलडीसी होते हैं, ठीक है, और क्या होता है जो डबलएओ, ठीक है, ये जो भी मतलब कि आपके छोटे मोटे जो भी पोस्ट होते हैं कलेक्टर के, कलेक्टर क्या हो गया, प्रशासन का मेन अंग हो गया। और बाद के अंदर जाकर लास्ट की इनकी कड़ी क्या होती है, पटवारी, रखवारी, गिरदावर, ठीक है, या आप वो नायब तहसीलदार, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या है, केंद्र प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली, मतलब कि जनता की सेवा के लिए सिविल, जिसको बोलते हैं ना कि सिविल ऑर्डर जो चलाया था, इन्होंने एकदम सेंट्रलाइज सिविल ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सिविल ऑर्डर है वो उन्होंने चला दिया था। फिर ये कह रहा है कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। पहले जो क्या होता था कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क लगता था इनके ऊपर। क्या होता था आंतरिक आयात निर्यात के अंदर, क्या होता था कि भाई एक जगह से, जैसे एक ही राष्ट्र के अंदर दूसरे जिलों के अंदर या दूसरे शहरों के अंदर जैसे ये जाते थे, ठीक है, उनके अंदर क्या होता था, ये टैक्स लगता था कि कुल मिला के बता कोई 32 या कुछ टैक्स मतलब कि लग जाते थे, ठीक है। तो उनके अंदर क्या हो कि उन चीजों को उन्होंने खत्म करने की सोची थी, ठीक है, कि भाई क्यों ना अपने ही देश के अंदर हमारे जो भाई है कि भाई एक शहर से दूसरे शहर के अंदर क्या होता था कि टैक्स लगता था, उन टैक्स को इन लोगों ने समाप्त कर दिया था। भार और माप की एक समान प्रणाली उन्होंने लागू कर दी थी। भार और माप की एक समान प्रणाली कैसे, कि भाई कहीं पे आप देखते हो कि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता था, किसी दूसरे शहर में जाते थे वहां पे 1 किलो के अंदर 800 ग्राम ही होता था। तो सबकी अपनी अपनी भार और माप की प्रणाली बनाई थी। किसी के 1 किलो में कितने ग्राम होते थे, किसी के 1 किलो में कितने ग्राम होते, किसी का कुछ ही होता था भार माप। तो उन्होंने क्या किया कि एक समान शासन प्रणाली के, भाई आप ये समझो एक समान भार माप की प्रणाली ऐसे बनाई कि भाई 1 किलो के अंदर जैसे 1000 ग्राम होते हैं, तो पूरे यूरोप के अंदर या पूरे फ्रांस के अंदर 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम ही तुलना चाहिए, ठीक है। सारे लोग इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगी, एक समान भार और माप की प्रणाली हो गई। फिर क्या करें, फ्रांसीसी को आम लोगों की भाषा बनाएगी, मतलब कि जो फ्रेंच भाषा थी उनको क्या किया था कि आम लोगों की एक कॉमन या मातृभाषा के रूप में उसको चुन लिया गया, ठीक है। तो ये जो थे ये क्या थे, अपने फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के हमारे विचार थे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए आप इन चीज को देखें और इस चीज का जो मैंने लिखे हैं इन नोट्स के आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है, ताकि आप जो भी नोट्स बना रहे हो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, और ये आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा, ठीक है गाइस। तो बाय, सेफ, स्टे हेल्दी, ओके।